नाम है उसका सॉल्युबिलिटी। एक्चुअली सॉल्युबिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नजर ऊपर, कुछ भी लिखना नहीं है, नजर ऊपर। सॉल्युबिलिटी कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे लैटिस एंथैल्पी, जैसे कैटायन एनायन का हाइड्रेशन एंथैल्पी, अब कहीं जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर, जैसे आयनिक कैरेक्टर। और केमिस्ट्री के पास कोई भी ऐसा इक्वेशन नहीं है जो इन सब के रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता हो कि कौन बढ़ेगा तो कौन घटेगा तो क्या होगा। समझा या नहीं समझा? जैसे कि मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंडेंसी है, तो केमिस्ट्री के पास कोई भी ऐसा परफेक्ट रिलेशन नहीं है। इसको पढ़ाने का जो मेथड मैं यूज़ करने चल रहा हूँ वो सही मेथड नहीं है, बट तेल लेने जाने दो, तुम्हें उससे क्या मतलब। सही मेथड भी मैं जानता हूँ, बट वो अल्टीमेटली सही मेथड को भी याद रखना है और रॉन्ग मेथड को भी याद रखना है। तो अगर रॉन्ग मेथड से सारे आंसर सही आ रहे हैं तो काय को आप उधर बिना मतलब का कचरा पैदा करोगे। तो मैं पहले ही अपना स्टेटमेंट क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वैसा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो वही आएगा जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे रिजल्ट आता है। इसलिए किताब की बातों को तेल लेने जाने दो। समझे कि नहीं समझे? आप मुझे गौरपूर्वक सुनो। ओवरऑल मतलब है परफेक्ट आंसर आना कम शब्दों के साथ चलने पर, क्योंकि तुम्हें 3 सब्जेक्ट मैनेज करना है। तो 3 सब्जेक्ट मैनेज करना है, तो अगर मैं कुछ पढ़ा के इस बात की गारंटी ले दूं कि सब में आंसर सही आएगा, तो इसका मतलब कि वही थियरी मान लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो क्लियर कर दे रहा हूँ। क्लियर हुआ? केमिस्ट्री के पास सॉल्युबिलिटी समझाने का कोई परफेक्ट रूल नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ वो बात सच नहीं है, बट उससे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आने वाले डेटा परफेक्टली मैच करते हैं, इसलिए वो बात क्या है? सच है। तुम्हारे लिए वो बात सच है। अब बोलने चल रहा हूँ। देखो, जब भी कभी सॉल्युबिलिटी आए तो तुम गहरी सांस खींच करके सबसे पहले चेक करना कि कहीं एनायन कैटायन से काफी बड़ा तो नहीं। अगर एनायन कैटायन से काफी बड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कहीं लिखा है Li2SO4 Na2 रुको नहीं तो एक्सेप्शनल है। जैसे मान लो कहीं लिखा है Li2C2O4 Na2C2O4 CS2C2O4। जैसे कहीं लिखा है LiClO4, अगर 100 के पढ़ोगे तो सर पीटोगे तो आंसर ना ला पाओगे। LiC, अब पहले तुम लोग पढ़े हो, तुम्हें मालूम भी है कि इसका आंसर कैसे लाते रहे होगे। CsClO4। जैसे कहीं लिख दूं Li3PO4 Na3PO4 CS3PO4। जैसे मैं कहीं लिख दूं कि BeSO4, सॉरी BeSO4 होगा, नॉट Be2, BeSO4 और लास्ट में CsSO4। जैसे कि मैं लिख दूं BeNO3 का ट्वाइस और MgNO3 का प्राची ट्वाइस। थोड़ा बर्दाश्त करो। सॉरी बेटा, मैं कहना सर बाप बेरियम Ba, दिमाग बढ़ गया, उसको देखा तो BaNO3 का ट्वाइस। बोलो हाँ, कितना %? ऊपर वाले में भी Ba होगा। सॉरी, ठीक है, इतना देखा आपने। इन सभों में आपको एक बात दिखेगी, पूछो क्या? कि एनायन थोड़ा ज्यादा बड़ा है, बड़ा नहीं है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, हाँ या ना? ठीक है। अगर मैं लिख दूं कि Be और ClO4 का ट्वाइस, MgClO4 का ट्वाइस और BaClO4 का ट्वाइस, या मैं लिख दूं BeCO3 MgCO3 BaCO3, या मैं लिख दूं BeHCO3, ऐसे ऐसे करके BaHCO3। तो तुम पाओगे कि इन केसेस में एनायन कैटायन से काफी बड़ा है। तो सबसे पहले
हम इसी केस को देखेंगे अगर एनायन कैटायन से काफ़ी बड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए इनके पास 1 करोड़ रुपए है और मेरे पास 50,000। मेरा पैसा इनके पैसे से काफ़ी छोटा है, या उल्टा बोल दूं इनका पैसा मेरे पैसे से काफ़ी बड़ा है। तो जैसे जैसे मेरा पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे पैसे और इनके पैसे के बीच में डिफरेंस पक्का ना? ठीक है। और मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है कि कंपैटिबल साइज के कैटायन और एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी उनकी लैटिस एंथैल्पी वगैरह थोड़ी इफेक्टिव होती है। कल बहुत अच्छे से समझाया था, आज भी बोल दे रहा हूं कि बड़ा एनायन बड़े कैटायन के साथ ज्यादा परफेक्शन दिखाता है, ज्यादा सही क्रिस्टल बनाता है। छोटा कैटायन छोटे एनायन के साथ ज्यादा अच्छा क्रिस्टल बनाता है। रेडी? ठीक है। अब देखो कैसे इसके में तोते उड़ाता। यहां पर आर एनायन आर कैटायन की क्या है, बहुत बड़ा। तो अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सब में देखो एनायन फिक्स है, बदल कौन रहा है? तो कैटायन की साइज बढ़ रही है। तो साइज डिफरेंस किसके किसके बीच? आर कैटायन एंड आर एनायन, यानी उनके रेडियस के बीच। बोलो हाँ। साइज डिफरेंस जब कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो चीजें टूटेंगी नहीं, और टूटेंगी नहीं तो क्या घुलेंगी? घुलने की प्राइमरी शर्त है कि टूटो भाई। इतना बड़ा मिट्टी का बॉल तुम्हारे ग्लास में जिस बाल्टी में पानी पीती हो डाल के रख दूं, और तुम्हारे पास कोई मंत्र आता हो, उस मंत्र को तुमने फूंक दिया और वो इतना बड़ा मिट्टी का बॉल टूटे ना, तो क्या पानी में मिट्टी घुलेगा? नहीं। समय के साथ उसकी साइज क्या होती जाएगी? छोटी, और सारा का सारा मिट्टी पानी में घुलता चला जाएगा। तो घुलने की प्राइमरी शर्त है कि चीजों को क्या होना चाहिए? टूटना चाहिए। तो देखो जरा, जब स्टेबिलिटी किसी की ज्यादा हो गई तो वो टूटेगा क्या? नहीं। तो टूटेगा नहीं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। बहुत ध्यान से, यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर सॉल्युबिलिटी घट रही है, यानी इसका सबसे, बोल तो दो, ज्यादा, इसका सबसे कम, इसका सबसे ज्यादा, इसका सबसे कम, इसका सबसे ज्यादा, इसका सबसे कम, इसका सबसे ज्यादा, और इसका सबसे कम। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? कितना %? अभी तुम्हारा चैलेंज खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू भी नहीं हुआ है सही से। पहला केस तुम देखोगे, सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आते ही कि कहीं एनायन कैटायन से बहुत बड़ा तो नहीं, वो बहुत बड़ा तुम्हें समझ में आ जाएगा 3 एटम से ज्यादा होगा। बोलो। अब इस केस के कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके रीजन के पीछे मत भागना, उनको जान लो। रीजन भी मैं जानता हूं बट मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, ओवरऑल तुमको रिजल्ट ध्यान रहना। इसका एक्सेप्शन है केस 1 का। केस 1 का पहले एक्सेप्शन समझो। केस 1 में टॉप टू बॉटम जाने पे सॉल्युबिलिटी घट रही थी, तो इसका एक्सेप्शन में क्या होगा? टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ेगी। ये कॉमन सेंस की बात है कि नहीं? तो अगर इसका एक्सेप्शन है कि टॉप टू बॉटम जाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो जरा देखिए, ग्रुप 1 के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट, और ग्रुप 2 के ऑक्सलेट इसके एक्सेप्शन है। इसको सेंटअप आएगा बताने क्लास में, इसको क्या रखना पड़ेगा? ध्यान। ग्रुप 1 के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और ग्रुप 2 के ऑक्सलेट। इतनी बार घर जाते समय यही मन में बोलते रहना कि ग्रुप 1 का एक्सेप्शन कौन है? ग्रुप 1 के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और ग्रुप 2 के ऑक्सलेट। देखो अब इनका अगर एक्सेप्शन है तो ग्रुप 1 के कार्बोनेट कौन हुए? Li2CO3, Na2CO3 ... CS2CO3। ग्रुप 2 के LiHCO3 और ... ये क्या हो जाएगा? CSHCO3। LiHCO3 इकलौता ऐसा धरती का बदमाश आयनिक कंपाउंड है जिसका फिजिकल स्टेट क्या होता है? लिक्विड। तो जब भी किताबों में पूछेगा तो इसको लिखा नहीं रहता है, इसलिए नहीं लिखा रहता है, ये इकलौता ऐसा आयनिक कंपाउंड है जिसका फिजिकल स्टेट क्या होता है? बाकी जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लैटिस फॉर्म में पाए जाते हैं। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जरा देखो ग्रुप 1 का सल्फेट कैसे होगा? Li2SO4, Na2SO4 और क्या हो जाएगा? CS2SO4। और ग्रुप 2 का ऑक्सलेट BeCl2,
C2O4 MgC2O4 और लास्ट में क्या आ जाएगा, BaC2O4 आ जाएगा। यानी कि इस रूल के एक्सेप्शन कौन है प्राची, ग्रुप 1 के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और ग्रुप 2 के नहीं समझा? ठीक है, तो एक्सेप्शन है तो टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ेगा, क्योंकि ग्रुप 1 में क्या हो रहा था। देखो तुम्हें अल्टीमेट ये सब याद, देखो पहले भी तो पढ़े होगे, कैसे पढ़े होगे, याद ही होगा। ठीक है, तो अल्टीमेट इसको लोग क्या करते हैं, याद। हालांकि मैं इसकी एग्जैक्ट थियरी को भी जानता हूँ, यूट्यूब पे पुराना वीडियो डाला हूँ, तो कुछ टीचरों का मुझे रिव्यू आया कि सर इतना खतरनाक वीडियो, तो ये तो मुझे ही नहीं समझ रहा था, तो बच्चों को क्या समझेगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने फिर उसका तरीका ही बदल दिया पढ़ाने का। नहीं तो मैं पूरा डिराइव कर देता हूँ कि लैटिस इंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा, कौन डोमिनेंट फैक्टर होगा। अल्टीमेट उतना 72 बात याद रखने से अच्छा है कि कम बात से ज़्यादा जवाब अगर परफेक्ट आता हो तो यही सबसे बेहतर बात है। समझे कि नहीं समझे? तो मैंने सबसे पहला चेकअप लगाया, सॉल्बिलिटी देखते ही गहरी सांस। सबसे पहला चेकअप कि कहीं एनायन कैटायन से बहुत बड़ा तो नहीं। अगर एनायन कैटायन से बहुत बड़ा है तो तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हारा दिमाग सब जवाब दे देगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे, कैटायन की साइज बढ़ेगी तो साइज डिफरेंस, तो स्टेबिलिटी, तो टूटने की टेंडेंसी, जब कोई चीज टूटेगा नहीं तो क्या खाक घुलेगा, तो घुलने की भी टेंडेंसी कम होगी, यानी टॉप टू बॉटम घुलने की टेंडेंसी कम होगी। तो अब मैं कह रहा हूँ ग्रुप 1 के केस 1 के एक्सेप्शन है ग्रुप 1 के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, ग्रुप 2 के ऑक्सलेट। तो एक्सेप्शन क्या है याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन का मतलब उसका उल्टा होगा। बोलो, नहीं समझा? जैसे कोई कहे आज ये बड़े खुश हैं, एक्सेप्शनल लग रहे हैं, इसका मतलब बाकी दिन रोते होंगे ना। वो तो अंडरस्टूड हो गया कि नहीं हो गया? तो इसमें याद नहीं रखना है, तो अंडरस्टूड हो गया, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। तुम आधी जंग जीत ली, अब बची आधी जंग। आधी जंग क्या है? केस 2। केस 2 कहता है, देखो कैसे शब्दों को घुमाएंगे। अगर R कैटायन R एनायन के लगभग बराबर हो, तेल लेने दो कि कौन बड़ा है कौन छोटा, यानी कि अपने को उसमें ज्यादा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, आंसर से चुटकी बजा के निकाल दूंगा। देखो अगर R एनायन R कैटायन के लगभग बराबर हो, अब इसमें तुम सबसे पहले इसके भी एक्सेप्शन जान लो। Ag Pb Hg क्या बना दो ये जिंगल, आगे पब है जी, बस देख के भाग लेना, घुसना मत उसने, आगे पब है जी। समझे क्या? ठीक है, पब जानते तो हो गई ना। कोई इतना भी शरीफ है क्या जो पब क्या होता है जानता ही नहीं है? हाँ, मैं भी केमिस्ट्री नहीं जानता। अबे बस आगे पब है जी, बोलो। आजकल जो यूथ है स्पेशली दिल्ली मुंबई जो आईटी कंपनियों में काम कर रहे हैं वो तुमको अच्छा बता देंगे। बेचारे हर सैटरडे किसी नई लड़की के साथ जाते हैं और अपना कटवा के वापस आ जाते हैं। फिर उनका महीने का जो 25 तारीख के बाद वाला चलता है महीना, क्रेडिट कार्ड के दम पे चलता है। 5 दिन उनके पास सैलरी बचती नहीं, वो शुरू के 20 दिन में ही खर्च कर देते हैं। टोटल सोसाबाजी, यानी कि इंस्टा पे लाइफ चलती है कि बस फोटो खींचने जाते हैं, बिल वहाँ 30,000 40,000 दे के चले आते हैं। तो एक जो वो बनने की कोशिश करना जो हम हैं नहीं, हाँ है ना, रिच होना और रिच दिखना दोनों दो चीज है। तो ऐसा कोशिश करो, लेकिन मैं दोनों में मेरा ओपिनियन कुछ अलग रहता है कि जैसे कोई रिच है तो उसको ससुरे को थोड़ा दिखना भी चाहिए, चिंदी नहीं होना चाहिए। और कोई अगर रिच नहीं है तो उसको रिच दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यानी कि अगर पैसे वैसे कमा रहे हो तो थोड़ा 20-30% अपने शौक पे खर्च होना चाहिए, क्योंकि ना खर्च करना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना कम कमाने पे ज्यादा खर्च करना जितना डेंजरस है मेरे हिसाब से, और उतना ही ज्यादा डेंजरस है ज्यादा कमाने पे कम खर्च करना, क्योंकि दोनों के पीछे एक ही मेंटल स्टेटस चलता है। फाइनली जो है क्या होना है। तो मैं तो ऐसे ही सोचता भाई, एक फिक्स हिस्सा
अपनी इनकम का अपने शौक पे खर्च होना चाहिए। फोकट बाजी सब ये जिंदगी की चलती रहेगी। देखो आगे पब है जी, बोलो हाँ। ये तो याद ही रहेगा एक्सेप्शन तुम लोगों को, ठीक है। और सोडियम क्या बोला, ध्यान से देखना, ग्रुप 1 के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अरे बाप रे इतने कमीने हैं ना, ये इतने कमीने हैं कि क्या बताऊं। ग्रुप 1 के कौन कौन, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब रुके रहो, ये पूरे हमने क्या कलेक्ट कर डाला, पक्का, ठीक है। और तो अब चलो, अगर R एनायन R कैटायन के लगभग बराबर है, जैसे कि मैं मान लूं कि Li2O, Na2O, रोना आ गया क्या, CS2O, जैसे कि मैं मान लूं LiOH, NaOH, CSOH, जैसे कि मैं मान लूं BeOH का होल ट्वाइस और MgOH का होल ट्वाइस और CSOH का, सॉरी BaOH का, CS से ज्यादा ही प्रेम हो गया है, BaOH का होल, जैसे कि मैं बात कर दूं Li3n, CS3n, जैसे कि मैं बात कर दूं Be3n2 और Ba3n2। समझ में आया क्या? इन सब में जरा देखो तो ये जो बच्चों, जैसे कि मैं बात कर दूं BeI2, सॉरी आई पहले लिख दिया, ऑर्डर में चलने दो, BE, रिलैक्स रहो BeF2 एक्सेप्शनल है, रुको, BeCl2 और BaCl2, बोलो हाँ, BeBr2, BaBr2। कोई तकलीफ किसी को नहीं? सावधान है ना, घबराना मत, घबरा जाने से बात बिगड़ जाती है। जैसे मैं लिख दूं BeI2 और BaI2, तो अब इन सब में देखो, वैसे तो एनायन कैटायन से क्या होता है, बड़ा, तो यहाँ भी बड़ा होगा। मैंने कब कहा कि यहाँ बड़ा नहीं होगा, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा नहीं होगा। बड़ा होना और बहुत बड़ा होने में अंतर होता है कि नहीं होता है? अब देखो आगे कैसे काटता मैं इसका। देखो एनायन क्या है, बहुत बड़ा नहीं है, लगभग बराबर है। लगभग बराबर में जो भी कुछ होता होगा आ गया। अब वो डेटा जाने और पूछने वाला जाने, मैं आंसर जानता हूं, अभी निकाल दूंगा। देखो टॉप टू बॉटम, देखो दोनों लगभग बराबर है ना। जैसे मान लो मेरे पास 50,000 था, इनके पास 51,000। अब पैसा लगभग, अब 50 51, इनका जरा ज्यादा, मेरा पैसा लगातार, तो मनी डिफरेंस पक्का। अब होता क्या भाड़ में जान दो। देखो आंसर निकालते बन, एनायन क्या है, लगभग कैटायन के, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कैटायन की साइज, तो साइज डिफरेंस, साइज डिफरेंस, तो स्टेबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी। मैंने पहले ही बोल दिया था कि थियरी गलत है, बट तुम्हें उससे क्या करना, तुम्हें आंसर से मतलब है ना, आंसर आएगा। बवासीर फैलाओगे तो भी आंसर आएगा, और जो मैं बोल रहा हूँ उससे भी आंसर आएगा। तुम जो मैं बोल रहा हूँ एक एल्गोरिदम के हिसाब से दिमाग में सेट हो सकता है, और जो बकवास है दुनिया भर का कचरा, वो दिमाग में सेट करने के लिए ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। तो बाकी बचा हुआ एफर्ट अदर सब्जेक्ट पे लगा देना, वैसे भी तुम ज्यादा उधर ही लगाते हो। तो इधर देखो, यानी कि यहाँ सबसे पहले थियरी क्या बनी, ये देखो। कोई साथ साथ में लिख भी रहा है क्या, वो मार खाएगा भी मुझसे। पहले समझो बात को, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कैटायन की साइज इस वक्त जो है, क्योंकि दोनों की साइज शुरुआत में क्या थी, लगभग बराबर, तो साइज डिफरेंस, ऐसा दिल को लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, साइज डिफरेंस बढ़ेगा। देखो मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे सेट कर दिया हो कि पहले वाले के एल्गोरिदम से ही दूसरे वाले केस का आंसर आ जाए। तो साइज डिफरेंस, तो देखे बोलने लगे, स्टेबिलिटी कम हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, बोलो हाँ। तो इन सब में
हालेलुया हो गया, समझा क्या? अब केस 2 के कुछ एक्सेप्शन है जो बहुत टेढ़ी चीजें हैं, बहुत टेढ़ी। सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट को और थर्मल स्टेबिलिटी को लगाम पहनाना इतनी आसान बात नहीं है, बट मैं पहना लेता हूँ। तो अगर मैं पहना लेता हूँ तो तुम भी पहना सकते हो। अगर मैं उसको कंट्रोल ना कर पाता तो जाहिर सी बात है कि मेरा बच्चा भी नहीं कर पाता। जब मैं उसे ऐसे मुट्ठी में बांध के रखता, रात को सोते वक्त पूछो तो भी जवाब दे दूंगा, तो तुम भी इसको मुट्ठी में बांध सकते हो, बट तुम्हें मेरी स्ट्रेटजी को पकड़ना पड़ेगा कि मैं कैसे बांध के रखता है इसको। अब देखो इसके एक्सेप्शन क्या है, जैसे ग्रुप पिछले केस 1 के एक्सेप्शन याद है सबको? ग्रुप 1 के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, ग्रुप 2 के, तो केस 2 के भी रखो। आगे प्रॉब्लम है जी इन सब के, पब, हाँ पब प्रॉब्लम कर लो, पब कर लो जो पसंद है। फ्लोराइड आगे प्रॉब्लम है जी, तो Ag बोलो, Ag थांबा यार, रुक तो जाओ बाबा। AgF PbF2 बोलो, थांबा। AgF AgCl AgBr AgI PbF2 PbCl2 PbBr2 PbI2। बहुत धैर्य से तुम्हें बताता हूं, उतना ही धैर्य रखना पड़ेगा। HgF2, ये कचरा याद कर पाओगे? इतना कचरा जब तक सिस्टम में नहीं रहोगे याद नहीं कर सकते हो। HgF2 HgCl2 HgBr2 HgI2 LiCl NaCl KCl CsCl RbCl और LiBr NaBr। जो एक्सेप्शनल नहीं उसे क्यों लिखना? रुको ब्रो, मैंने Br लिख दिया ना, Br इज नॉट एक्सेप्शनल एट ऑल। उसमें टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हुआ था? बढ़ा था ना, इसमें नहीं है। ठीक LiBr, घबराना मत, घबरा तो नहीं रहे हो तुम। आगे क्या होने वाला उसका वेट करो। NaBr KBr CsBr RbBr LiI NaI KI CSI RbI। हरिओम। थांबा, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया। ठीक, देखो अब इनका तुम्हें जो सॉल्युबिलिटी बतानी है, ये किसके एक्सेप्शन है पहले तो ये बताओ। ये टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज हो रहा था ना, तो वो क्या होंगे? आधा आंसर तो इसी से आ गया। मुंह बंद रखना, बोलो हाँ। इनको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। कैसे पढ़ना समझना पड़ेगा? ध्यान से। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यानी कि ये
और ये ज़्यादा डेंजरस हो गए। तो इसको अपन बहुत आसानी से समझ लेंगे। देखो LiCl का सबसे ज़्यादा होता है, फिर सबसे ज़्यादा RbCl का होता है। किसका होता है? भाई इन दोनों का इससे ज़्यादा है, बट किससे ज़्यादा है थोड़ी पता लग रहा है इससे। एग्जैक्ट ऑर्डर देखो मैं लिखता हूँ, RbCl, फिर क्या हो जाएगा CsCl, फिर क्या हो जाएगा NaCl, और सबसे कम कौन आ जाएगा? समझ लगा? और यहाँ पे कुछ नहीं, खाली NaI का LiI से ज़्यादा होता है बस। NaI का ज़्यादा होता है किससे? LiI, फिर क्या हो गया KI, CSI, और फिर क्या आ गया RbI। नहीं समझा? खेल खत्म। कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। कैसे? लेकिन तुमको बिल्कुल घबराना नहीं है। घबराए तो तुम्हारा खुद ही बाल बांका कर लोगे। देखो ग्रुप 2 के केस 2 के जो एक्सेप्शंस हैं पहले तो वो याद होने चाहिए। वो कौन है? आगे पब है जी, इन सब का कौन? फ्लोराइड, क्लोराइड और आयोडाइड। बोलो। और ब्रोमाइड, कुछ भी ले दोगे तो वही आंसर आता है। ठीक है, बोलो हाँ। यानी और परफेक्ट बोल देते हैं, हेलोजन लेते हैं ना हम लोग, ज़्यादा अच्छा लैंग्वेज यूज करते हैं। वेट डोंट वरी, इनके क्या? हैलाइड। बात खत्म हो गया। बोलो। तो आपको अगर ये नहीं याद होगा तो आप जान ही नहीं पाओगे, कम ज़्यादा में फंस जाओगे। तो इसके एक्सेप्शन कौन है? आगे कब है जी। और ग्रुप 1 के कौन कौन? क्लोराइड, ब्रोमाइड। फ्लोराइड नहीं बोल रहा हूँ, फ्लोराइड बोला क्या? इसका मतलब फ्लोराइड इसका एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन नहीं है तो ऐसा है। अबे जो एक्सेप्शन नहीं है वो नॉर्मल है। नहीं समझा? यानी उसमें क्या हो जाएगा? LiF का सबसे कम और CsF का सबसे ज़्यादा। कोई प्रॉब्लम? पक्का ना? कितना % पक्का? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर प्रॉब्लम है तो फिर खराब बात है। बोलो। एक कमीना और बचा है, लिख देता हूँ, वो अंतिम है। आज तक किसी को पूरी बात बताया नहीं, तुम्हें बता देता हूँ। सही नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया है। पूछो क्या? तुमको इम्प्रेस होना चाहिए। ये देखो सब दिमाग में है, ऐसा नहीं। किताब लेके नहीं लिख पाएंगे लोग, बुक लेके भी नहीं लिख पाएंगे, बुक लेके भी नहीं लिख पाएंगे। सब यहाँ दिमाग में रखा पड़ा। इधर देखो, BeF2, बेटा मांगे MG, बेटा मांगे कन्या सुंदर BF2। तो अगर हम यहाँ सामान्य सिद्धांतों से चलेंगे तो यही होना चाहिए, यही होता भी है, लेकिन इसमें एक खोंचापन आ जाता है। पूछो क्या? ये BF2 का सबसे ज्यादा हो जाता है। किसी धरती के किसी किताब में इससे एक लाइन ज्यादा, 8-10 किताब मिलके फिर इतना बना पाएंगे। तो यहां से क्या खत्म हो गया? सॉल्युबिलिटी। कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचा। समझे क्या? तुमको क्या भूल जाएगा ये बता देता हूँ। BF2 का सबसे ज्यादा होता है, ये भूल जाएगा, और तुमको भूल जाएगा ये तीनों भूलेगा। यानी तुमको अब ये तीनों थोड़ा नजर रखना पड़ेगा ना, क्योंकि इनका जवाब किसी के पास नहीं है। एक चीज और याद आ गई, अगर तुम नीट 2023 का पेपर देखोगे, एक क्वेश्चन पूछा जो सबका गलत हो गया था, मेरा भी गलत हो गया था। मैं सॉल्व करने में था, मैंने भी गलत टिक मार दिया, क्योंकि वो डेटा बेस्ड क्वेश्चन था। क्या? NaCl, Mg, Cl2, AlCl3 की सॉल्युबिलिटी पूछा था। अब इसमें जो भी केसेस मैंने पढ़ा है उसमें यह है नहीं। सामान्य बच्चा क्या सोच पाता है? सामान्य टीचर, मैं तो सामान्य उसके दिमाग में क्या चलते बजाऊं, उसको लगता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये उसको पढ़ाया गया रहता है। यही तो पढ़ाया गया होगा ना। तो पानी में आयनिक घुलता है, तो उनको लगता है कि NaCl सबसे ज्यादा आयनिक है। भाई सबसे कम कोवेलेंट है ना। अबे ऐसे क्या देख रहे हो? अभी तो पढ़ाया थोड़ी देर पहले। कोवेलेंट सबसे कम है NaCl, लेकिन आयनिक सबसे, क्योंकि सोडियम की साइज सबसे बड़ी है और चार्ज सबसे कम है। तो चार्ज डेंसिटी काफी कम हो गया नहीं? साइज बड़ी इसलिए भी चार्ज डेंसिटी कम, और चार्ज कम इसलिए भी चार्ज डेंसिटी कम। तो बच्चे को ये लगता है, क्या लगता है कि
NaCl सबसे ज्यादा आयनिक है, तो NaCl की सॉल्बिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि लाइक आयनिक चीज पानी में घुलती है ना, अब इतना तो जानते होगे ना। उसके बाद उसे क्या लगेगा, MgCl2 AlCl3, मुझे भी यही लगा था और गलत हो गया। तो MgCl2 का सबसे ज्यादा होता है, फिर NaCl और फिर AlCl3। इसका जवाब चाहते हो? मेरे पास भी नहीं है। एक्सपेरिमेंट, थ्योरेटिकल जवाब केमिस्ट्री के ही पास नहीं। NCERT में चार्ट दिया हुआ है, तीनों के नाम लिखे हैं, बगल में उनकी सॉल्बिलिटी की वैल्यू दी हुई है। 2023 या 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, समझे क्या? और नहीं 24 में नहीं, सॉरी 22 या 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई एम डैम श्योर। तो अब हो गया सॉल्बिलिटी का काम तमाम। अब तुमको काम तमाम करना कैसे आएगा, मुझे कैसे आया होगा? ध्यान में जाके याद होता तो मैं अभी भूल जाता, अटकता, याद नहीं है मेरे को। ब्लड में, अब ब्लड में कैसे गया? हजारों बार ध्यान की स्थिति में रहने से, अपनी चीजों से मतलब रखने से, दूसरों की बात सुनते हुए उससे डिस्कनेक्ट रहने से। जैसे मैं बगल में बैठा हूँ, कोई मेरे बगल कुछ भी बोल रहा है, बोलने दो, मेरे को क्या करना, मैं जो कर रहा हूँ उसमें ध्यान लगाए रहता हूँ। तो देखो कितनी आसान कर दिया तुम्हारे लिए। अब तुम जान पाए कि नहीं वो भगवान जाने। देखो केस 1, R anion is very 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 greater than R cation। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज डिफरेंस कम होता है, इसलिए सॉल्बिलिटी कम होता है। सीधे लिख दिया भाई, वो तो समझा रहा था। इधर तक इसको कुछ क्या है, एक्सेप्शन। ग्रुप 1 के कार्बन और ग्रुप 2 के, लो खेल खत्म। अब आगे सुनो, केस 2 जो है, जब R anion R cation के, इसमें कुछ भी ना याद रखो तो भी बात बन जाएगा कि केस 2 केस 1 का तो उल्टा ही होगा। अब वही होता तो पढ़ाता क्यों? हाँ या ना? तो ऐसे सेट कर देना है कि बात पलट जाए। तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, तो साइज डिफरेंस बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेबल साइज है ना। तो साइज डिफरेंस बढ़ेगा तो सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नहीं समझा? ठीक है, बट अब इसका तुम्हें क्या याद रखना पड़ेगा आगे। तो अब है जी इनका क्या, हैलाइड्स, यानी इसका भी फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, इसका भी फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, इसका भी फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। नहीं समझा? और भी एक्सेप्शन है। अब जो है वो सबसे कोर बातें हैं, क्योंकि कंटेंट पे 70 से 80% हर बच्चे का मेहनत करने वाले बच्चे का कंट्रोल रहता है, और बच्चे का और टीचरों का भी 90% कंट्रोल रहता है। 10% उनको भी कंटेंट नहीं याद रहता है। तो हर बच्चा और टीचर एक मिस्टेक करता है। पूछो क्या? जो उसको आता है रिवीजन समय वही पढ़ता है। मैंने जिंदगी में ये काम नहीं किया, मैं उल्टा चलता हूँ। टॉपिक पे जो मुझे नहीं याद रहता मैं उसे पहले पढ़ लेता था। अब तो खैर पढ़ने की जरूरत नहीं लगती। नीट और मेंस के लिए तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं लगती है। एडवांस की टीचिंग करना हो तो मैं इसको खुले मंच पे बोलता हूँ, मैं पूरे सब्जेक्ट को तो एडवांस पे पढ़ाना थोड़ा टफ है, उसके लिए भाई पढ़ना पड़ता है अच्छे से। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें बिना पढ़े भी उसमें भी पढ़ाया जा सकता है। पूरा सब्जेक्ट अगर पढ़ाना है तो पढ़ के पढ़ाना पड़ेगा। देखो अब तुमको आगे का जो चैलेंज है वो सबसे खतरनाक है। पहला चैलेंज तुमको जो भूल जाएगा वो है ये कि BeF2 का अपने सभी फ्लोराइडों में सबसे ज्यादा। दूसरा भूलेगा आपको LiCl, NaCl, MgCl और सॉरी गलत लिख दिया, माने कि अरे ऐसे ना LiCl, NaCl, KCl, CS, RB हलीना करे RbCl और CSC। तो इसमें तुम्हें दिक्कत होगी, पक्का दिक्कत होगी। और दूसरा तुम्हें इसमें दिक्कत होगा LiI, NaI, CSI। अब रुको,
इसके तो एक्सेप्शन है ना ये, तो इसके जैसे नहीं होंगे, तो किसके जैसे होंगे? केस 1 के जैसे। पक्का ना? तो इतना तो तुम्हें लगेगा ही, बोलो हाँ, इतना तो लगेगा ना, लेकिन ये गलत है। ये दोनों जो हैं यहाँ, ओह अरे इसमें डिलीट नहीं होगा, रो मत, वो पीपीटी में हो जाता है। इधर देखो, ये दोनों उठ करके कहाँ चलाएंगे? यहाँ। अब इतना भी नहीं पढ़ना चाहते हो? बाकियों में मैं ऐसे कर दी, कुछ याद ही नहीं करना है, जरा सा याद करके काम चल सकता है। और इसमें क्या होगा? NaI इसके आगे चला जाएगा, यानी NaI का ज़्यादा होगा किससे? मून रेड हो गया। पूरी सॉल्बिलिटी का खेल इतने लाइन में खत्म है। वो तो मैं तो पागल बनाने के लिए उतना कर रहा था ना, वो तो कभी दिन भर पढ़ाता रहूँ। समझ में आया? कितना %? ठीक है, 2 आर्टिकल पे हमने कंट्रोल किया, किस पे? पक्का? हमने देखा दोनों चीजों को। अब तीसरी चीज बची, जरा से समय में उसको भी लपेट दूंगा। द थर्ड पॉइंट इज थर्मल स्टेबिलिटी। क्या बची? तकलीफ होगी? बोलो बोलो। BF2 वाला एक बार केस निकाल दीजिए, जिसका आपने BF2 को सबसे लास्ट में रखा। हाँ, तब है। हाँ, सर इसमें CAF2 भी तो BF2 के पीछे आएगा, क्योंकि वो भी तो एक्सेप्शन होता है कि जो एनायन रहता है वो छोटा होता है कैटायन से, तो सेम साइज नहीं है। सॉल्युबिलिटी सिर्फ साइज पे ही डिपेंड नहीं करती, बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसमें। समझा गया? बोलो। तो जो मैं ना बोलूँ उसको अपने पास से मत सोच लेना। मैंने तुमको पढ़ाने से पहले क्या बोला था कि जो मैं थियरी का यूज़ कर रहा हूँ वो परफेक्ट नहीं है, बट वो जो परफेक्ट थियरी है उसकी भी उस बाप है, वो उससे भी इजीली समझेगा और उससे बेहतर तरीके से क्या आएगा? आंसर। ठीक है? बोलो। एम्फोटेरिक नेचर होता है कि इसका रीजन ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, रीजन पे मत जाओ। एम्फोटेरिक नेचर इज डिफरेंट थिंग एंड सॉल्युबिलिटी इज डिफरेंट थिंग। इज दैट क्लियर? कॉन्क्रीट रहो। कॉन्क्रीट मतलब समझे क्या? जिस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो बात बोला उसको वहीं लगाना, नहीं तो बोले हाँ थर्मल स्टेबिलिटी में सॉल्युबिलिटी थ्योरी लगा दिया। समझे कि नहीं समझे? अब देखो आगे चलना है, क्या है क्यों है, उधर के चक्कर मत पड़ो ज्यादा। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि पूछता भी नहीं। इधर देखो, नहीं तो नियंत्रित नहीं किया जा सकता उसको। भाई पहले भी तो पढ़े होगे, क्या पढ़े थे सॉल्युबिलिटी के बारे में? प्रणोती क्या जानती थी? बस रट लिया। कितने का रटी थी? बस वो तो ट्रेंड बदलता जाता है ना। नहीं, एक्सेप्शन नहीं। 1 2 4 रटोगे, अचानक से कोई आ जाएगा जैसे रटा होगा उसका उल्टा हो रहा होगा, तो टीचर कह देता है शायद आंसर की में मिस्टेक है, शायद आंसर की में मिस्टेक है, या कुछ ऐसी बातें बोलेगा उसकी बात कन्विंस हो जाए। तो वो तो बाहर देख के आंसर आया रहता है टीचर, तुम थोड़ी बाहर देख के आंसर आए हो, या वहाँ जब एग्जाम देने जाओगे तो बाहर देख के थोड़ी जाते रहोगे।